ये दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, चैप्टर का नाम है। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, ये हमने लिखा है। स्टैटिक मीन रेस्ट, चार्ज इन रेस्ट। ठीक है। जिस तरह से हम लोग जानते हैं करंट को कैसे डिफाइन करते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। जब चार्ज कंडक्टर में चलता है तो करंट होता है। उस करंट के अंदर हम लोग फिर पढ़ते हैं रेजिस्टेंस होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, केमिकल इफेक्ट होता है। करंट के बहुत सारे हमारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे यूजेस हैं, जैसे हम लोग का बल्ब है, ठीक है ना, एसी है, कंप्यूटर है, सब में एप्लीकेशन होता है। लेकिन उसमें चार्ज चलना चाहिए। तो जब चार्ज चल रहा होता, करंट होता, तब जाके वो हमें एक उसका इम्पैक्ट इतने सारे हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर चार्ज रेस्ट में है तो फिर उसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन से कंसेप्ट है, कौन कौन से लॉज हैं, ठीक है ना, कौन कौन से इसमें सीक्वेंस है, तो उनको समझने के लिए जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो उसको जानने के लिए इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे उसको, वो कि चार्ज को अगर रेस्ट में रखते हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्या रिजल्ट होता है। कितनी बात में आगे बोला क्या कि जो चार्ज है, वैसे तो रेस्ट इन चार्ज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रखा है कि चार्ज के बारे में हम लोग आज से नहीं जान रहे, या 100 साल 200 साल के बारे से नहीं जान रहे। क्योंकि साइंस में आप जब भी कभी देखेंगे तो ज़्यादातर जो डिस्कवरी है साइंस की, उसका जब कैलेंडर ईयर देखेंगे तो 1800 से शुरू है। कैलेंडर ईयर देखेंगे तो ज़्यादातर जो साइंटिस्ट ने, एक दो को छोड़कर, कुछ को छोड़कर, जैसे न्यूटन बहुत पहले थे वो, ठीक है ना, न्यूटन गैलीलियो बहुत पहले थे, लेकिन ज़्यादातर इधर जो साइंस के जो इतनी ज़्यादा काम हुआ है, उनमें ज़्यादातर जो डिस्कवरी है वो 1800 के बाद से है। जैसे डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी ही है केमिस्ट्री में, वो 1808 से दिखाते हैं। कितनी बात में बाकी बहुत सारे जो जितने भी डिस्कवरी है सब 1800, यानी पिछले 200 साल से ही साइंस ने काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ किया है, या साइंस में बहुत सारा काम हुआ है। लेकिन जो चार्ज है, चार्ज के बारे में ऐसा नहीं है कि इस पिछले 200 साल में पता चला, इससे पहले, बहुत पहले हम लोग एडी में हैं, हम लोग एडी में हैं। एडी का मतलब क्या हुआ? आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है ना। और उसके हिसाब से उनके डेथ का अब तक 2022 साल बीत गए, 2020 में हम लोग हैं, यानी उनके डेथ के बाद जो कैलेंडर काउंट शुरू हुआ है उसको बीते हुए उनके डेथ का 2022 साल बीत गए। ये एडी कहलाता है। और उससे पहले जब ये एडी नहीं था तो उससे पहले बीसी, बिफोर क्राइसिस, बीसी जाना जाता था पहले, ठीक है ना। तो बताते हैं कि 600 बीसी में एक नाम है थेल्स मिलाइटस, ठीक है ना, थेल्स मेलियाटस कुछ इसका स्पेलिंग है। इन्होंने सबसे पहले चार्ज के बारे में बताया था, ठीक है ना, चार्ज के बारे में बताया था। और कैसे बताया था कि उस टाइम में बताते हैं कि वो एम्बर था, एम्बर को एबोनाइट रॉड को जब सिल्क क्लॉथ से जब उसको रब किया तो उस एबोनाइट रॉड के अंदर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी आ गई लाइट पीसेस को, जैसे छोटे छोटे पेपर्स को या दूसरे हल्की चीज़ों को वो अट्रैक्ट करने लगा। उस ज़माने में चूँकि चार्ज के बारे में कंसेप्ट तो था नहीं, तो उस ज़माने में उसी हिसाब से जो लॉजिक था उसको एक्सप्लेन किया गया। कितनी बात सुन में उस ज़माने में कि ये जब हम लोग एबोनाइट रॉड को जब सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो उसके अंदर ये टेंडेंसी आता, फिर कुछ अजूबा सा हो जाता है, फिर कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। पीछे जो पेपर रखोगे तो अट्रैक्ट, क्योंकि पिछले बहुत उस टाइम में जो ना साइंस नहीं था तो उसको साइंटिफिक तरीके से किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते थे। वो एक तरह का सुपरस्टिशियस एक आइडिया जनरेट होता था। सुपरस्टिशियस जानते हैं क्या होता है? अंधविश्वास। अंधविश्वास जैसे हम लोग अपने गांव देहात में सुनते थे, पता है शाम ढले कभी उस रास्ते से मत आना, वहाँ जो बरगद का दरख्त है ना उस पर, ठीक है ना,
बोला क्यों? क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, शाम ढले कुछ आ रहे से गांव के पुराने लोग बताते कि एक बार ऐसा है ना, एक बार शाम ढले एक लड़की उधर से आई नहा धोआ के, शादी वो दूसरे गांव में गई थी शादी में, तो शाम ढले जब लौटी तो उसके बाल खुले हुए थे। उसके बाद जब वो आई वहाँ से शाम ढले, उसके दूसरे की तबीयत ख़राब हो गई। हाँ, तबीयत ख़राब हो गई। फिर पता नहीं कहाँ कहाँ उसका दिखाया मगर बचा नहीं पाए। वो बरगद का दरख्त पे ना कुछ साया है, ठीक है ना। अब वो बड़े मियाँ ने बताया और उस गांव में ये खबर फैल गई कि भाई यहाँ पे इस तरह का चीज़ होता है, मैंने इस दरख्त पे इस तरह की असर है। अब मान लो कोई आदमी नेक्स्ट टाइम में, कभी शादी ब्याह में तो जाते ही लेट हो ही जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम में जो है जब वो आएगा शादी में से लेट हो जाएगा तो किस तरह का उसको असर होगा, उसके दिमाग पे क्या चल रहा होगा, उसके कहानी चल रहा होगा, क्योंकि इस दरख्त पे कुछ असर है, कुछ है, ये है वो है, ठीक है ना। तो पुराने ज़माने में क्या कहना है कि जो साइंटिफिक तरीके थे उसको किसी बात को एक्सप्लेन नहीं होता था, एक तरह का सुपरस्टिशियस आइडिया। तो जितने भी हम लोग आजकल बहुत सारे रिचुअल करते हैं, दरख्त पे जाकर टीका लगाते हैं, एक मैथोलॉजिकल है, लेकिन ऐसा कुछ साइंस से देखोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, इसका कोई बेस नहीं है साइंस के हिसाब से। पर यह है कि पहले ज़माने में लोगों ने ऐसा एक आइडिया जनरेट किया। तो ऐसी तरह से बोला क्या कि तो मिलाइटस ने इसे पहले तो देखा लेकिन उसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं आया, ठीक है ना। वक्त गुजरता रहा, नई नई बातें होती रही, साइंस आगे थोड़ा सा आता रहा, लेकिन बहुत सारा साइंस नहीं आया है। साइंस सबसे पहले इसके बाद बताते हैं कि लगभग 1500 के आसपास, 1600 के आसपास नाम आता है, एक नाम दे रखा है इसका। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया कि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये करीब 1600 के आसपास की बात है, 1600 AD में, ठीक है ना। कितने साल बाद? 2400 ईयर्स के बाद, 600 साल तो ये हो गए, और फिर 1600 साल, 2200 साल के बाद ये एक कंसेप्ट इसमें आया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया, ठीक है ना। ऐसे ही चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते और भी नए नए कंसेप्ट में आए। लेकिन क्या बताया कि जो चार्ज जो डेवलप करता वो कैसे करता, बेसिक कंडीशन कि जब भी कभी किसी बॉडी को रब करेंगे तभी जाके वो चार्ज डेवलप करता है, रब करेंगे तभी जब जाके चार्ज डेवलप करता है। ये तो पुराने से चला आ रहा था, लेकिन चार्ज डेवलप कैसे करता है वो उसको साइंस, जब मॉडर्न टाइम आया तो उसको एक्सप्लेन किया गया है। क्या एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी एलिमेंट हो या कोई भी सब्सटेंस हो उसके एटम से मिलके बना होता है, और हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का अपना कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का अपना कॉन्फ़िगरेशन होता है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, आउटर शेल पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक होता आयनाइजेशन एनर्जी। साहिल क्या बताया मैंने? आयनाइजेशन एनर्जी। जानते क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी? The amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an atom when it is exists in the gaseous state is called ionization energy. एक एटम में से उसके आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, जब वो गैसोस स्टेट में एग्जिस्ट करता है तब, तो कितना एनर्जी देते हैं, वही एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। हाथ जब रब करेंगे ऐसे तो ये मैकेनिकल एनर्जी है, और इस मैकेनिकल एनर्जी से हाथ गर्म हो जाता है, ठीक है ना। सर्दियों में क्या होता है, ओह बहुत ठंड है, ऐसे करते तो हाथ गर्म हो जाता है, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो बताए, अब वो उसको एक्सप्लेन किया गया है कि जब भी किसी मटेरियल को किसी चीज़ से जब रब करेंगे तो उस फ्रिक्शन की वजह से हीट बनता है। क्या? उस फ्रिक्शन की वजह से मैकेनिकल एनर्जी बनता है, हीट बनता है। अब वो एनर्जी इतना हो जाता है कि जिस एटम से वो बना हुआ मटेरियल, उसके आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। कुछ बात समझ रही है? अब वो आउटर शेल से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो दूसरे बॉडी पे चला जाता है, और इस तरह से इस पर चार्ज डेवलप हो जाता है। और जब चार्ज डेवलप हो जाता है तो वो दूसरे चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करने लगता है, ठीक है ना। ये आगे को एक्सप्लेन किया है, और इसका नाम दिया है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी,
फ्रिक्शन से चार्ज को डेवलप किया गया है और फिर उससे उसका फील्ड बनता है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, तो ये बात समझ में है कि वो चार्ज कैसे डेवलप करता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इसको बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें एक बॉडी का चार्ज दूसरे बॉडी में चल जाता है, लेकिन हम लोग ये मॉडर्न ज़माने में जान रहे हैं, उस ज़माने में लोग नहीं जानते थे, उस ज़माने में इतना एक्सप्लेनेशन नहीं था, लेकिन अब हम लोग जानते हैं बहुत सारी बातें, क्योंकि अब हम लोग तो किंग हो गए हैं साइंस के। क्यों? इतने 32 चैप्टर फिजिक्स पढ़ते हैं और 32 चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ के भी 34-35 चैप्टर पढ़ते हैं, और फिर उसका ऑब्जेक्टिव करते हैं, कंपटीशन करते हैं, तब जाके एक टेस्ट क्वालिफाई करते हैं। तो हमारे दिमाग में साइंस का खजाना है नहीं कोई भी चीज़, लेकिन तब इतना लोगों को पता नहीं था, तो उसके पता ना होने की वजह से उसका एक्सप्लेनेशन उस टाइम में नहीं आया, लेकिन अब इसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आने लगा है। ठीक है ना, और उससे तो ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज डेवलप करता है। चार्ज डेवलप करने के बाद वो उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है वो अब हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 चीज़ें बताया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बाद। क्या कि जैसे एक बॉडी का चार्ज जो है दूसरे बॉडी पे चला गया, तो एक दिया है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज रिमेन सेम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना, एक टॉपिक तो ये दिया फ्रिक्शन पर। कंजर्वेशन चार्ज, जिस तरह से एनर्जी कंजर्व होता है ऐसे ही चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द फ्रिक्शन। ठीक है ना, टोटल चार्ज बिफोर द फ्रिक्शन जितना है, आफ्टर फ्रिक्शन दे रिमेन सेम, जस्ट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करता है। एक दूसरा दे रखा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ। ठीक है ना, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है वेन एवर चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इट इज अ बेसिक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। वेन एवर चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, the total charge which is transferred is equal to the integral multiple of basic unit of charge। वो ऐसे से कर देना। ठीक है ना, क्या मतलब हुआ कि अगर रब करेंगे तो कितना चार्ज आएगा? हाँ, ठीक है ना, तो जो चार्ज है वो ये ई होता है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन साथ कितना होता है? ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 10⁻⁻⁻ कूलम। ठीक है ना, ये नेगेटिव में ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव में ले लेते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है वैसे? मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg। मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg। कितनी बात सुन में? तो बोला कि जब भी कभी हम लोग रब करेंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी एक बेसिक यूनिट है उसका इंटीग्रल मल्टीपल। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज में फिक्स है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब जैसे रब किया तो एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ n का वैल्यू 1, दो इलेक्ट्रॉन गया n का वैल्यू 2, ये इंटीग्रल वैल्यू है। अब ये जो है ना, ऐसा नहीं है 1.5 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2.5 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2.25 चला गया, 2.25 चला गया, एक 1 2 3 इंटीजर जाएगा वो। हाँ, तो वही ये बता रहे कि द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। एक बेसिक यूनिट है, उसी का इंटीग्रल है 1 2 3 4 5 10 20 100 1000 जितना भी हो, पर इस चार्ज का मल्टीपल होगा। कितनी बात समझ में आई? तो ये दे रखा हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब। ठीक है ना, और एक होता दे रखा एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर, एडिटिव
नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर का चार्ज का मतलब ये है कि एक बॉडी से जब चार्ज आता है तो वो दूसरे बॉडी पे चला जाएगा, टोटल जब करेंगे तो जीरो हो जाएगा, टोटल जब करेंगे तो जीरो हो जाएगा। जैसे मान लो एक न्यूट्रल बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी जब हम इसको रब कर रहे हैं, इसको मतलब सिल्क क्लॉथ है ये एबोनाइट रॉड है, जब मैं रब करूंगा इसमें से 100 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो ज़ाहिर है इसका 100 इलेक्ट्रॉन गया होगा तो इस पर 100 पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, इस पे 100 नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। भाई इसका जैसे सोडियम ने, मान लो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम पे 1 पॉजिटिव आ जाएगा, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया उस पर 1 नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन जब दोनों को मिला देंगे तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव फिर न्यूट्रलाइज कर लेगा वो। तो एडिटिव नेचर का मतलब क्या बताया कि व्हेन वी आर रबिंग द चार्ज ट्रांसफर्ड बट द नेट चार्ज इज जीरो, ठीक है ना, क्योंकि जितना उस पर नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज टोटल का जीरो हो जाता है। कितनी बात सुन में, तो ये थोड़ा सा प्रॉपर्टीज दे रखा है। कितनी बात सुन में, यहाँ तक समझ में आया? ये तो बिगिनर कंसेप्ट है। यहाँ पे एक सवाल दे रखा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, कूलम नाम है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1 कूलम चार्ज में, इसकी ज़रूरत है लिखने की, ठीक है। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये बताना है। 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। वन कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है ना, कितना होगा? ये बता रहा हूं मैं। साथ कंसंट्रेट करो, तुम थक गए हो लग रहा, तुम पी भी के नहीं आए हो, पी लेते तुम। हाँ, तुम्हें पी के जब इतना देर हो गया तो थोड़ा सा पी के ही आते, ठीक है ना। 1 कूलम चार्ज का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? Q इज इक्वल टू N इंटू ई। Q का वैल्यू ले लिया 1 कूलम ऑफ चार्ज N, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 10 टू द पावर -19। N इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 10 टू द पावर -19। N इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 10 टू द पावर +19, ऊपर कर लिया, माइनस था ना, ऊपर कर लिया, डेसिमल हटाए, यहाँ 0 ले लिया, तो ये 100 कर लेते हैं, 16 ले लिया, 10 टू द पावर 18 कर लिया। समझ में आया क्या? डेसिमल इधर 10 हो गया, 10 को 16 से डिवाइड नहीं हो सकता, 1 0 इससे ले लिया, 100 कर लिया, इससे कर लिया। अब 16 को डिवाइड कर देते हैं, 16 से डिवाइड करते हैं 6.25 10 टू द पावर 18, ठीक है ना, 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 कूलम चार्ज में 6.25 10 टू द पावर 18 चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको अगर हम चाहे तो 625 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज को हम लोग डेसिमल में लिखेंगे ना तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए 625 10 टू द पावर 16 चार्ज हो गया। बताओ कितना चार्ज है? 1 कूलम चार्ज में 625 10 टू द पावर 16 चार्ज होते, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर है नहीं, तो ये तो नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n निकाला है। कितनी बात सुनिए, आगे चले, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इस फॉर्मूले पे Q इज इक्वल टू N इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, चार्ज निकालो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो बहुत तरह के सवाल आते हैं। अगला क्वेश्चन अगले टॉपिक पे जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगला क्या दे रखा है, इसे मिटा देते हैं हम लोग। आगे जब बढ़ते हैं तो जिस तरह से न्यूटन का लॉ है, न्यूटन लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जानते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स का क्या होता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इन द यूनिवर्स एवरीबॉडी आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर, everybody attracting to each other,
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और उसका जो फॉर्मूला दिया हुआ है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये न्यूटन का दिया हुआ है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के टर्म में। इसी कंसेप्ट से इन्फ्लुएंस होके उससे आइडिया को जनरेट किया है कूलम्स ने, और कूलम्स ने लॉ दिया है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, और ये थोड़ा सा देखो कितना 1785 का है, ये 1800 पहले का लॉ है, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके अप्रॉक्स में कूलम्स लॉ उसने क्या बताया कि जैसे दो चार्ज है, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों नेगेटिव भी हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सेम चार्ज होगा तो रिपेल करेगा, अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा। जब रिपेल करेगा तो ये इस तरह से बाहर जा रहा होगा, और अगर अपोजिट चार्ज होगा तो ये अट्रैक्ट करेगा ऐसे, ठीक है ना। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है वो कितना है, तो वो कूलम्स ने दिया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू F इज इक्वल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ठीक है ना। जैसे ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है ना, और ये यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस है। फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। और इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज़ करता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 10 टू द पावर -12, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी, ठीक है ना। और बताया क्या कि अगर हम लोग इसको K का जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 1/4 पाई का वैल्यू 3.14, और ये इसका डालेंगे 8.854 10 टू द पावर -12 आए, तो इसका जो K का वैल्यू होगा 9 × 10 टू द पावर 9, इतना आ जाता वैल्यू, ठीक है ना। K का वैल्यू कितना आ गया 9 × 10 टू द पावर 9। आगे चले, एक क्वेश्चन दे रखा है कि अगर एक कूलम का चार्ज Q1 1 कूलम, Q2 वो भी 1 कूलम, और इनके बीच का डिस्टेंस R 1 मीटर, तो इनके बीच का फोर्स कितना होगा, इनका बीच का फोर्स कितना हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, F इज इक्वल टू K का वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9, ये और फिर 1 × 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो F इज इक्वल टू 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन, ठीक है ना। कितनी बात सुन रही। अब बताइए 9 × 10 टू द पावर 9 का मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, छोटा है बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। यानी इतना न्यूटन से फोर्स रिपेल या अट्रैक्ट करेगा अगर एक कूलम चार्ज 1 मीटर के दूरी पे रखा जाए, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। कितनी बात सुनाई। तो इसीलिए कूलम्स में यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब भी कभी चार्ज लेंगे हम लोग तो स्मॉल अमाउंट में लेंगे, जैसे माइक्रो कूलम है, ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड लेंगे। हाँ नोट करिए, इसको बताता हूँ। रिलेटिव परमिटिविटी, हाँ रिलेटिव परमिटिविटी, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना परमिटिविटी है, ये एयर का है। परमिटिविटी का वैल्यू होता है हमारा, परमिटिविटी का मतलब ये होता है कि जैसे दो चार्ज रखा है यहाँ पे और इनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी हो, लेकिन इसके जो बीच में है वो एयर है, ठीक है ना, एयर है इसके बीच में। और एयर कितना परमिट करता है उसको अट्रैक्ट करने या रिपेल करने के लिए, कितना एयर परमिट करता है, ठीक है ना। अगर मान लो कोई दूसरा मीडियम आ जाए, जैसे वाटर आ जाए इन दोनों चार्ज के बीच में, अब वाटर कितना परमिट करेगा, तो एयर के कंपेयर में वाटर में कितनी परमिटिविटी है उसे निकालते हैं, ठीक है ना।
तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। उससे हम लोग देख लेते हैं, कितनी बार सुनाई, मिटा देते हैं इसे। रिलेटिव परमिटिविटी देख लेते हैं। क्या बताया? रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is given as, between two charges in air कर लेते हैं, in air is given as क्या देंगे? F is equal to G K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। K का वैल्यू कैसे लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कहलाता है, ठीक है ना। व्हेन द सिस्टम ऑफ चार्जेस is placed in another medium, ठीक है ना। ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज है दूसरे मीडियम में ले आकर रख देते हैं। The force is given as F is equal to K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K डैश ले लिए यहाँ पे, F डैश है ये, बल्कि F डैश को F मीडियम कर लेते हैं, मीडियम। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ले लेते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन ले लिया। ये जो ना एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये एप्सिलॉन है सिर्फ। कितनी बात सुन भाई? इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, वी गेट, हमें क्या मिलेगा ये देख लीजिए। ये F अपॉन F मीडियम, ठीक है ना। ये सब Q1 Q2 R स्क्वायर, Q1 Q2 R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई कैंसिल होगा, 1/4 पाई। लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये मिलेगा हमें। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट R रिलेटिव परमिटिविटी, R फॉर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे इसको K से भी दिखाते हैं, और K कितनी बात सुनाई, इसको हम लोग रखेंगे फोर्स इन एयर, यानी एप्सिलॉन नॉट R F मीडियम। क्या समझ में आया? ये एयर में जो फोर्स है वो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इनटू मीडियम में फोर्स के बराबर होगा। कितनी बात सुन रही? क्या मतलब समझ में आया? अगर मीडियम में फोर्स इन एयर अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू फोर्स इन मीडियम, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जैसे वाटर का, फॉर वाटर ER इज इक्वल टू 80, तो हम लोग वैल्यू दे देंगे फोर्स के रेस्पेक्ट में। बताया कि एयर में इतना फोर्स था, मीडियम में इतना फोर्स हो गया, तो बताइए रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, ठीक है ना। एयर के रेस्पेक्ट में ही निकालना पड़ता है, किसी भी मीडियम को निकालना हो रिलेटिव परमिटिविटी, वो एयर के कंपेयर में ही निकलेगा वो, कभी भी, ठीक है ना। अब जैसे मान लो जितना भी फोर्स है उतने को, जैसे वाटर का 80 है, तो अब एयर में जितना फोर्स है उसको 80 से डिवाइड कर दो, तो
कम हुआ ना, 80 से डिवाइड करो तो कम हो जाएगा, तो मीडियम के फोर्स उतना हो गया। यानी जब कभी कोई दूसरा मीडियम में ले जाएंगे तो फोर्स डिक्रीज कर जाता है। फोर्स एयर के कंपेयर में किसी भी मीडियम में ले जाएंगे तो फोर्स डिक्रीज करता, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस डिक्रीजेस। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, ठीक है ना, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिक्रीजेस, ठीक है ना, डिक्रीजेस व्हेन इट इज प्लेस्ड, when it is placed in a medium, ठीक है ना। मीडियम में जब भी कभी डालते हैं तो वहाँ पे जो फोर्स है वो डिक्रीज कर जाता है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। बोला गया कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर हम लोग फोर्स को वेक्टर के टर्म में, कूलम फोर्स को अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे। जैसे ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है ना। फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। बोला क्या, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q1 से Q2 पे फोर्स लगेगा तो कैसे दिखाएंगे, ये इसकी वजह से यहाँ इधर लग रहा होगा फोर्स, हाँ, तो इसको लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर फॉर्म में, ऐसे पढ़ते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 पहले लिखते बाद में लिखते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R ये यूनिट वेक्टर होता है, कैप लगाते हैं वेक्टर मैथ में तो जानते हैं ना, तो कैप लगा दिया तो ये यूनिट वेक्टर हो गया, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन इसका डायरेक्शन यहाँ से 1 to 2 लेंगे, यानी यहाँ से मेजर कर रहे हैं यूनिट वेक्टर। ये जो है ना एक मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा मगर उसके अंदर डायरेक्शन आ जाएगा, है ठीक, समझ में आया ना। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो उतना ही रहता है, लेकिन ये वेक्टर के फॉर्म में लिखा 1 to 2 तो ये वेक्टर के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो जब हमें कभी फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में लिखना होता तो इस तरह से लिखते हैं, जैसे Q फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है ना, ये हो गया। अगर मान लो उल्टा करना होता, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ऐसे लिखा था, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू K1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या R21 वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर ले लिया, ये देखा था, इसका उल्टा आएगा ये वाला, ठीक है ना। तो ये वेक्टर के फॉर्म में हो गया, कितनी बात समझ में आई, इसको लिखना चाहिए, लिख ले। ये हम लोग कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या दे रखा है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, जैसे हम लोग कई सारे चार्ज ले लेते हैं, ये Q0 ले लिया, Q0 यहाँ पे ले लिया, Q1 यहाँ ले लिया, Q2 यहाँ ले लिया, Q3, ठीक है ना, यहाँ ले लिया Q4, ठीक है। इसमें कोई पॉजिटिव भी हो सकता है चार्ज, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। कितनी बात सुनी, Q5, तो ये मान लो ये हमारा पॉजिटिव है, 5 वाला 1 वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है, मान लिया। कितनी बात सुनिए। अब क्या हुआ कि हमें इस Q से Q0 पे कितना फोर्स लग रहा है, फिर Q2 से कितना फोर्स लग रहा है, Q3 से कितना फोर्स लग रहा है, Q4 से कितना फोर्स लग रहा है, Q5 से कितना फोर्स लग रहा है, सबसे लेंगे, ठीक है ना।
लेकिन हम लोग क्या है अलजेब्रिक सम लेंगे। अलजेब्रिक सम का मतलब जिसका जो साइन है वो साइन भी लेंगे, जो पॉजिटिव है उसका पॉजिटिव में लेंगे, जो नेगेटिव है उसका नेगेटिव में लेंगे। तो क्या बताया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से द नेट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। ठीक है ना, तो उसको मैं लिख दे रहा हूं, नेट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज is equal to sum of algebraic forces, sum of all algebraic forces, ठीक है ना। नेट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज is equal to sum of all algebraic forces। अब जैसे हम लोग फोर्स निकालना चाहेंगे तो F इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 1 2 0 1 प्लस फोर्स ऑन 0 2 प्लस फोर्स ऑन 0 3 फोर्स ऑन 0 4 फोर्स ऑन 0 5, ऐसे और भी ले सकते हैं जितना भी आ जाए। क्या समझ में आया कि इस वाले चार्ज पे 1 से कितना फोर्स, 2 से कितना फोर्स, 3 से कितना फोर्स। कितनी बात सुन रही, इसे देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ फिर उसके बाद लिखिएगा कि Q0 Q1 अपॉन R01 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या, 01 का मतलब यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है। ये Q1 ये चार्ज, Q0 ये चार्ज कितना है, बात सुना रही है। साइन चूंकि पॉजिटिव था तो हमने पॉजिटिव ही रखा है, बात सुना रही है। फिर प्लस के Q0 Q2, तो Q2 माइनस में है और ये R डिस्टेंस 0 2 का होल स्क्वायर, बात सुना रही है। ऐसे ही के Q0 Q3 कहाँ पे है, यहाँ पे ये माइनस में है Q3 और इनके बीच का जो डिस्टेंस है R03 का स्क्वायर। कुछ बात सुन में आ रही है। ऐसे के Q0 माइनस Q4 अपन R04 का होल स्क्वायर के Q0 R5 में ना Q5 जो है ना प्लस में ही है, ये R05 का होल स्क्वायर ये दे रखा है। ठीक, इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं, के कॉमन निकल जाएगा सब में से, Q0 कॉमन निकल जाएगा तो फोर्स आ जाएगा F इज इक्वल टू के Q0 Q1 अपॉन R01 का होल स्क्वायर। और इसके हिसाब से साइन जो है ना यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस Q2 R02 का होल स्क्वायर, ये भी 3 भी माइनस में है, Q3 R03 का होल स्क्वायर, 4 भी माइनस में है, Q4 R04 का होल स्क्वायर और ये Q5 R05 का होल स्क्वायर, R05 का होल स्क्वायर। ये इस तरह से निकालेंगे। क्या समझ में आई है कि किसी एक चार्ज पे जो सराउंडिंग चार्ज है उन सब से नेट फोर्स कितना होगा, तो वो जो नेट फोर्स होगा अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस। अलजेब्रिक सम जो प्लस में होगा वो प्लस में लेंगे चार्ज को, जो माइनस में होगा वो माइनस में लेंगे, फिर जो डिफरेंस आएगा वही हमारा नेट फोर्स हो जाएगा उस गिवन टेस्ट चार्ज पे। कितनी बात सुन में, इसे नोट करिए।